1825 रशिया एलेक्जेंडर फर्स्ट के बाद निकोलस अपने आप को राजा घोषित कर देता है। यह बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और वह लिबरल्स निकोलस फर्स्ट के खिलाफ विद्रोह करते हैं। निकोलस फर्स्ट पूरी ताकत से उनके विद्रोह को तबाह कर देता है और उस रिबेलियस में से एक कोंडर टी रायली उसे फांसी की सजा सुना देता है। जब रायली को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है तो किसी कारण से वह फंदा टूट जाता है। उस वक्त यह सारी चीजें ईश्वरीय संकेत या फिर चमत्कार माने जाते थे। रस्सी टूटने के बाद रायली कहता है, देखा आप लोगों ने, रशिया में कुछ भी ढंग से नहीं होता, यहां तक कि रस्सियां बनाने का काम भी नहीं। टूटे हुए फंदे की खबर लेकर एक मैसेंजर निकोलस फर्स्ट के पास जाता है। उस वक्त आमतौर पर दोबारा फांसी नहीं दी जाती थी और निकोलस रायली के लिए माफीनामा लिखने लगता है। इसी बीच वह मैसेंजर को पूछता है कि क्या रायली ने फंदा टूटने के बाद कुछ कहा। इसके जवाब में मैसेंजर हुई घटना को बताता है और बताता है कि कैसे रायली ने रशिया का मजाक बनाया। यह बात सुनकर निकोलस माफीनामा रोक देता है और कहता है, अच्छा ऐसा कहा उसने, चलो जरा रायली को बताते हैं कि ढंग से काम कैसे किया जाता है। और उसके अगले ही दिन रायली को फिर से फांसी पर चढ़ाया जाता है। फर्क बस इतना था कि इस बार रस्सी नहीं टूटी। आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी चीज है। एक बार मुंह से निकल गए तो आप इन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। इसीलिए बात करने से पहले अपनी बातों का ख्याल कीजिए, क्योंकि आपकी बातें आपको मुसीबतों से बचा भी सकती हैं और मुसीबत में डाल भी सकती है। और यही है ताकत का चौथा नियम। 48 लॉज ऑफ पावर लॉ। संगीत 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बात कीजिए। जब आप किसी को अपने शब्दों से प्रभावित करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप जितना ज्यादा बात करेंगे उतने ही नियंत्रण से दूर और सामान्य दिखेंगे, भले ही आपकी बात कितनी ही मामूली हो। अगर आप उसे अस्पष्ट और कम रखेंगे तो वह रहस्यमय और महत्वपूर्ण रूप ले लेगी। ताकतवर लोग कम बात करके ही अपने शब्दों की ताकत और उनका महत्व दिखाते हैं। आप जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा मौके बनेंगे कि आप कोई बेवकूफ सी चीज कह दें। एनियस मार्कस, जो कि कोरियोनस नाम से भी जाना जाता था, एशियन रोम का एक महान योद्धा जिसने रोम को कई लड़ाइयां में जीत दिलाई थी और कई बार शहरों को बड़ी मुसीबतों से बचाया था। ज्यादातर वक्त जंग के मैदानों पर बिताने की वजह से बहुत कम लोग थे जो कोरियोलाइंस को नजदीक से पहचानते हों। ईसा पूर्व 454 में कोरियोलाइंस तय करता है कि वह जंगी मैदानों को छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा और इस वजह से वह हाई रैंक काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। अपने पहले कुछ स्पीच में वह लोगों को अपने घाव दिखाता है, किस तरह से उसने 17 साल जंग के मैदानों पर बिताए और उसने वहां क्या क्या काम किया। कोरियोलनेस के गांव उसकी देशभक्ति और संघर्ष को साबित करते थे। कई लोग उसकी इन बातों को सुनकर आंसू तक बहा देते थे। हालांकि ज्यादातर लोग उसकी इन लंबी स्पीच को सुनते नहीं थे, लेकिन उसकी महान योद्धा की छवि की वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ थे और मानो यह तय हो चुका था कि कोरियोलाइंस ही जीतेगा। लेकिन इलेक्शन के दिन वह उस मंच पर आता है जो कि खास शिष्ट देशभक्त और सेनेट के लिए तैयार किया हुआ होता है। आम लोग जो यह दृश्य देख रहे होते हैं वह कोरियोलाइंस के ऊंचे आत्मविश्वास से चौंक जाते हैं। उस दिन वह एक बार फिर से पीच देता है, जिसमें वह सिर्फ अमीर और नोबल्स के लिए ही बातें करता है। अपने आप को जीत का हकदार समझकर देशभक्ति के ऊपर अजीब से मजाक बनाता है। उसकी बातों में घमंड और अहम साफ नजर आ रहा होता है। उसी स्पीच में वह अपने विरोधी प्रतिनिधियों का अपमान करने लगता है। वह बड़ी बड़ी बातें कहता है कि कैसे वह अमीरों के लिए रोम जन्नत बना देगा। उसके बाकी स्पीच से इस स्पीच का फर्क बस इतना होता है कि इस बार लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। एक स्पीच में कोरियोलाइंस ने अपनी महान योद्धा की छवि को चकनाचूर कर दिया। आम लोगों के लिए वह अब बस एक घमंडी दिखावेबाज था जो सिर्फ अमीरों की परवाह करता था। कोरियोलाइंस की यह स्पीच हवा की तरह पूरे रोम में फैल जाती है और लोग इस बात का बखूबी ख्याल रखते हैं कि कोरियोलाइंस किसी भी तरीके से जीते ना, और वैसा ही होता है। कोरियोलाइंस हार जाता है। हारा हुआ कोरियोलाइंस अपने मन में लोगों के प्रति नफरत लेकर फिर से जंग के मैदानों पर लौट जाता है। कुछ हफ्तों बाद रोम में एक अनाज का शिपमेंट आता है
और सेनेट के जो मंत्री होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि यह जो अनाज है वह आम लोगों में मुफ्त में बांट दिया जाए। लेकिन उसी वक्त कोरियोलाइंस वहां पर आ जाता है और वह सेनेट को यकीन दिलाता है कि किस तरीके से अनाज आम लोगों में बांटकर शहर का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इससे शहर का नुकसान ही होगा। अब सेनेट भी कंफ्यूजन में आकर इस निर्णय को यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन कोरियोलाइंस नहीं रुकना चाहता था। आने वाली कुछ एस्पीस में उसने डेमोक्रेसी को यानी कि लोकतंत्र को निशाना बनाया। वह सेनेट के मंत्रियों को यकीन दिलाने में लग गया कि किस तरह से समाज के लिए लोकतंत्र एक बीमारी है और सेनेट को लोक प्रतिनिधियों को हटाकर सारा नियंत्रण पेट्रिशियंस और नोबल्स के हाथों में देना चाहिए। इस स्पीच के बाद कोरियोलाइंस पर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह सेनेट के पास मांग रखते हैं कि कोरियोलाइंस सबके सामने आकर लोगों से माफी मांगे, लेकिन कोरियोलाइंस मना कर देता है। इस बात से लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन चीजों की वजह से सेनेट डिसाइड करता है कि वह शिपमेंट का अनाज लोगों में बांट देंगे। कुछ लोग शांत होते हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग होते हैं जो कोरियोलाइनस से माफी चाहते थे। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सेनेट को कोरियोलाइनस को लाने के लिए आदमी भेजने पड़ते हैं। आखिरकार कोरियोलाइनस लोगों के सामने था माफी मांगने के लिए। शुरुआत में उसकी आवाज में नरमाहट थी, लेकिन कुछ कुछ देर बाद ही वह बेबुनसान जैसी बातें करने लग गया। उसने लोगों का अपमान किया। वह जितना ज्यादा बोलता गया, लोगों का गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। आखिर में लोग उस पर चिल्लाने लग गए, तब जाकर वह शांत हो गया। लेकिन अब लोगों के गुस्से का अंत होना नामुमकिन था। लोग एग्जीक्यूशन की मांग करने लग गए। वह चाहते थे कि कोरियोलाइंस को मौत की सजा दी जाए। वहां पर मौजूद ट्रिब्यून ने मैजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि वो कोरियोलाइंस को टर्पीन पहाड़ी की ऊंचाई से फेंक दे। लोग से चिल्लाने लग गए, लेकिन कुछ पेट्रिशियंस ने मैजिस्ट्रेट से बात कर कर इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जब लोगों को पता चला कि रोम का महान योद्धा कभी फिर शहर में नहीं लौटेगा, तब उन्होंने हर सड़कों पर जश्न किए और यह जश्न रोम के अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करने से कई ज्यादा बड़े थे। तो कोरियोलानस से गलती कहां हुई? पॉलिटिक्स में आने से पहले कोरियोलानस कैसा नाम था जिससे सब लोग डरते थे, लेकिन सम्मानपूर्वक उसके जीते युद्ध इस बात के गवाह है कि कोरियोलाइंस एक महान और साहसी योद्धा था। कोई उसे करीब से नहीं जानता था, इसलिए उसके बारे में सिर्फ कहानियां मशहूर थीं। लेकिन जिस वक्त वह लोगों के सामने आया, उसी वक्त उसकी महानता की छवि गायब हो गई। वह आम सिपाहियों की तरह अपनी तारीफ करता और अपने दुश्मनों का अपमान करता। यह चीजें लोगों को उसके अंदर की अस्थिरता और डर दिखाने लगी, और लोगों के लिए कोरियोलाइंस अब वह महान योद्धा था ही नहीं जिसके बारे में उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं। सुनी कहानियों में और आंखों देखी सच्चाई में इतना बड़ा अंतर था कि लोग उस अंतर को सहन नहीं कर पाए। कोरियोलानस जितना ज्यादा बात करता गया, उतना ही ज्यादा वह अपना सम्मान खोता गया। अगर कोरियोलाइंस ने अपनी जुबान पर काबू रखा होता, तो उसने ना ही लोगों को उकसाया होता और ना ही अपनी जिंदगी को। अगर वह शुरुआत से ही शांतता और स्थिरता दिखाता, तो आसानी से इलेक्शंस को जीत जाता और अपना ताकतवर सम्मानपूर्वक अदा बरकरार रख पाता, और शायद वह अपने तानाशाही इरादों में भी सफल हो जाता। इंसानी जीभ एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत कम काबू कर पाते हैं। वक्त रहते अगर आपने अपनी जीभ को नहीं संभाला, तो खुद आप ही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। किंग लुईस 14 एक ऐसा राजा जो अपने शब्दों को बेचना जानता था। उसके राज्य के मिनिस्टर्स और नोबल्स राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते, कुछ मुद्दे रखते, कुछ बहस करते, और अंततः दो विरुद्ध के लोग लुई को सारी बात समझाते। लुई उनकी सारी बातें शांति से सुनता और सिर्फ यह कहता, मैं देख लूंगा। इसके बाद वह मिनिस्टर्स लुईस से एक लफ्ज भी नहीं सुन पाते। कुछ दिनों बाद उन्हें सीधे परिणाम दिखते। लुईस 14 वॉज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। उसका सबसे फेमस रिमार्क आई एम द स्टेट, यानी कि मैं खुद ही राज्य हूं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल लेकिन अर्थपूर्ण। लेकिन लुईस शुरू से ऐसा नहीं था। और जब जवान था तो आम लोगों की तरह वह भी बहुत सारी बातें करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसे अपनी लफ्जों की कीमत का अंदाजा होने लगा
उसके कम लफ्जों की वजह से कोई उसकी सोच तक को पहचान नहीं सकता था। उसे धोखा देना तो बहुत दूर की बात होती। आप जो सुनना चाहते हैं वह सुनाकर लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन लुई के बारे में कोई यह तक नहीं जानता था कि आखिर वह सुनना क्या चाहता है। इस वजह से लुईस की खामोशी अक्सर सामने वाले को बेचैन कर देती थी, और यह खामोशी भरने के लिए सामने वाला बेचैनी में कुछ भी बातें करने लगता, और कई बार बातों ही बातों में वह लुई को महत्वपूर्ण जानकारी दे देते। जैसा कि मैंने कहा, लुई बखूबी जानता था कि अपने लफ्जों को बेचा कैसे जाए। कार्डिनल द रेडस ने भी कहा है, एक मंत्री के लिए बेवकूफ सी चीज करने से ज्यादा कहना हानिकारक हो सकता है। ताकत कई मामलों में दिखावे का खेल है, और आप जितना कम बात करेंगे उतनी ही ज्यादा ताकतवर दिखेंगे। खामोशी सामने वाले को बेचैन कर देती है, और अगर आप सावधानी से उन चीजों पर नियंत्रण रखें जो आप जानबूझकर आपके दुश्मनों को दिखाना चाहते हैं, तो कोई आपके इरादों को छू तक नहीं सकता। एक और बात, मजाक करते वक्त और सार्कास्टिक होते वक्त खास तौर पर ध्यान रखिए। कुछ पल की खुशी के लिए आप सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं, और शायद आपकी बातें उसे हमेशा के लिए आपका दुश्मन बना दें, क्योंकि आपके लफ्ज चाहे कितने ही खोखले हों, वह किसी का दिल चीरने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हर बार चुप रहना भी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, खासकर हमारे सुपीरियर्स के सामने। जब आप आपसे बड़े ओहदे वाले इंसान के सामने चुप बैठते हैं, तो शांति उसकी ताकत को उकसा है और आप पर संदेह बढ़ाती है। कई बार आप बेवकूफ सी बातें कर कर अपने सुपीरियर से बचे रह सकते हैं और उन्हें इंटेलिजेंट और ताकतवर महसूस करवा सकते हैं। एक्ट लाइक अ फूल एंड थिंक लाइक अ ब्रिलियंट। इसीलिए तो आपके लफ्ज इतने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, जो अपनी लफ्जों की कीमत को जाया करता है वह ताकत को कभी हासिल नहीं कर सकता। जो इंसान अपने शब्दों पर काबू नहीं कर सकता वह अपने आप पर काबू नहीं कर सकता, और यह बात उसे सम्मान के लायक नहीं बनाती।